हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल तैयारी एग्जाम की। तो आज की इस वीडियो में हम कक्षा 12वीं जीव विज्ञान से अध्याय है 5 यहाँ पे वंशागति के आणविक आधार। ठीक है, तो इस चैप्टर से हम 2 अंक स्तरीय प्रश्न देखेंगे। यहीं से परीक्षा में आपके प्रश्न पूछे जाएंगे, तो वीडियो को एंड तक देखें। चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि हमारे और भी आने वाले वीडियो नोटिफिकेशन सबसे पहले आप सभी तक पहुंच सके। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि आप सभी देख सकते हैं, हम यहाँ पे आ चुके हैं। चैप्टर 5 है, ठीक है, न्यू एनसीईआरटी बुक के अकॉर्डिंग मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। देखिए प्रश्न संख्या 1 दिया गया है, न्यूक्लियोसोम पर नोट लिखे। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो उत्तर हो जाएगा, यह केंद्रक के क्रोमेटिन पर बारंबार दानेदार रचना है। ठीक है, आगे है यहाँ पे धनात्मक आवेशित हिस्टोन अष्टक चारों तरफ से ऋणात्मक आवेशित डीएनए से सटा होता है, जिसे न्यूक्लियोसोम कहते हैं। यहाँ पे देखिए पिक्चर दिया गया है। पिक्चर आपको बनाना ज़रूरत नहीं है, समझने के लिए यहाँ पे न्यूक्लियोसोम। और देखिए यहाँ पे हिस्टोन अणु का यहाँ पे सार भाग दिया गया है, और ये डीएनए है जो आप लोग इस तरह से देख सकते हो, पिंक यहाँ पे। और H1 हिस्टोन्स है यहाँ पे, ये वाला और ये वाला पार्ट है, इसे हिस्टोन्स अष्टक कहते हैं। ठीक है, अब आइए चलते हैं। प्रश्न संख्या 2 है यहाँ पे, हिस्टोन तथा नॉन हिस्टोन प्रोटीन में अंतर करें। तो अंतर करने वाले प्रश्न पूछ लिए जाते हैं एग्जाम में। उत्तर हो जाएगा, हिस्टोन क्षार बाहुल्य प्रोटीन होते हैं। ठीक है, जो सुकेंद्रकी कोशिका के केंद्रक में पाया जाता है। हिस्टोन में लाइसिन तथा ऑर्जिनिन नामक क्षारीय अम्ल प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। हिस्टोन व्यवस्थित होकर 8 हिस्टोन अणुओं का एक इकाई बनाता है, जिसे हिस्टोन अष्टक कहते हैं। गैर हिस्टोन प्रोटीन अम्लीय प्रोटीन है। इसके उदाहरण है हेटेरोक्रोमेटिन। ठीक है, अब देखिए प्रश्न संख्या 3 आता है, आनुवांशिक पदार्थ के गुणों डीएनए बनाम आरएनए का वर्णन करें। तो देखिए उत्तर हो जाएगा यहाँ पे, ये सभी क्वेश्चन परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो हो जाएगा, यह अपना प्रतिकृति बनाने में सक्षम है। और दूसरा में हो जाएगा यहाँ पे, इसे रचना व रासायनिक संगठन के आधार पर स्थिर होना चाहिए। ठीक है, तीसरा में है यहाँ पे, इसे स्वयं मेंडल के लक्षण के अनुरूप अभिव्यक्त होना चाहिए। ठीक है, प्रश्न संख्या 4 आता है, जो कि VVI है। ठीक है, तो इसे आप लोग ध्यान से देखिए। डीएनए अणु की रचना व कार्य का वर्णन करें। तो देखिए उत्तर हो जाएगा, डीएनए अणु की रचना को वाटसन तथा क्रिक नामक वैज्ञानिक ने सफलतापूर्वक दर्शाया, जिसे डीएनए का वाटसन व क्रिक मॉडल कहते हैं। इसके अनुसार डीएनए अणु एक द्विकुंडलीय रचना है, जिसकी प्रमुख विशेषताएं निम्नलिखित है। तो पहले आप लोग एक पिक्चर देख लीजिए यहाँ पे। ठीक है, इस तरह से होता है। इसे मेजर एक्सिस कहते हैं, इसे माइनर एक्सिस कहते हैं। ठीक है, और जो यहाँ पे ये होता है वो 10 एंगस्ट्रॉम होता है। ठीक है, और यहाँ पे देखिए चित्र डीएनए का संरचना है, और यहाँ पे 34 एंगस्ट्रॉम इस तरह से होता है, ऊंचाई इस तरह से। ठीक है, और चौड़ाई में यहाँ पे होता है 3.4 एंगस्ट्रॉम। ये सभी आपको याद रखनी है। और जो यहाँ पे होता है ये वाला पार्ट, इसे 20 एंगस्ट्रॉम होता है। ठीक है, ये बात आपको याद रखनी है। एक बार अच्छा से देख लीजिएगा, PDF आपको प्रोवाइड करा दिया जाएगा। ठीक है, तो 4 का उत्तर हम लोग देख रहे थे यहाँ पे। यहाँ पे देखिए दिया गया है फर्स्ट में, डीएनए अणु में 2 पूरक पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखलाएं एक दूसरे के प्रति समानांतर एंटी पैरेलल एक उभयनिष्ठ अक्ष के चारों ओर सर्पिल रूप में कुंडलित होती है। ठीक है, दूसरा यहाँ पे, प्रत्येक कड़ी में बाहर की ओर फॉस्फेट तथा डीऑक्सीराइबोस आगे यहाँ पे शर्करा एकांतर रूप से सजे होते हैं। यही फॉस्फेट एवं शर्करा कुंडली के मुख्य यहाँ पे आलम्ब यानी कि मेन सपोर्ट होते हैं। और देखिए थर्ड में आता है यहाँ पे, प्रत्येक कड़ी के भीतर की ओर नाइट्रोजनी बेस प्यूरिन तथा पायरीमिडीन डीऑक्सीराइबोस शर्करा के साथ जुड़े होते हैं। और फोर में यहाँ पे कुंडलीकरण दक्षिणावर्त यानी कि राइट हैंडेड होता है। आगे यहाँ पे 5 में, एक कड़ी का प्यूरिन हमेशा दूसरी कड़ी के पायरीमिडीन से हाइड्रोजन बंध के द्वारा जुड़ा रहता है। 6 में यहाँ पे कुंडली का एक पूर्ण घुमाव 34
यहाँ पे डिग्री यहाँ पे ए पर पूरा होता है, एंगस्ट्राम होगा, 34 एंगस्ट्राम होगा, ठीक है, गलत से मिसप्रिंट हो गया है। तथा इसमें 10 न्यूक्लियोटाइड्स के जोड़े होते हैं, अर्थात प्रत्येक जोड़ी के बीच 3.4 एंगस्ट्राम की दूरी रहती है। ओके, 7 में यहाँ पे दोनों स्ट्रैंडों के बीच की दूरी 20 एंगस्ट्राम होती है। अब देखिए यहाँ पे प्रश्न संख्या 5 दिया गया है, आरएनए की रचना व प्रकार का वर्णन करें। उत्तर में हो जाएगा यहाँ पे आरएनए की संरचना डीएनए की तरह ही होती है, परंतु इसमें एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड राइबोस शर्करा तथा थाइमिन के बदले यूरेसिल नामक यहाँ पे नाइट्रोजनी क्षार पाया जाता है। यह कोशिका द्रव्य तथा केंद्रक में पाया जाता है। अब देखिए चित्र यहाँ पे दिया गया है आरएनए की संरचना, ठीक है, और यहाँ पे देखिए टीआरएनए और यहाँ पे डी लूप है, यहाँ पे 5' कहलाता है ऊपर का, और यहाँ पे देखिए अमीनो अम्ल बंधन स्थल टी लूप कहते हैं इसे, और यहाँ पे एंटीकोडोन लूप है, ठीक है। एंटीकोडोन क्या होता है याद रखिएगा, यहाँ पे एमआरएनए है, GUC, फिर CAG, फिर GAG, फिर CCA, फिर UAG, और ध्यान देंगे जो C है वो G पे डिपेंड करता है, UA पे, और G में बदल जाता है, ठीक है। तो इस तरह से कुछ होता है। और आगे आइए देखिए यहाँ पे आरएनए 3 प्रकार के होते हैं, तो कौन कौन से होते हैं। पहला में है संदेशवाहक आरएनए, दूसरा में स्थानांतरण आरएनए, और तीसरा में है राइबोसोमल आरएनए, ठीक है। तो फर्स्ट में हम लोग देखते हैं संदेशवाहक आरएनए किसे कहते हैं। तो डीएनए के संश्लेषित होने के बाद यह कोशिका द्रव्य में आकर राइबोसोम से जुड़ा रहता है। चूँकि यह डीएनए की आनुवांशिक सूचनाओं को ढोता है, अतः इसे संदेशवाहक आरएनए कहते हैं। कोशिका में मौजूद कुल आरएनए का यह 5 से 10% होता है, ठीक है। दूसरा में आता है यहाँ पे स्थानांतरण आरएनए। प्रोटीन संश्लेषण के समय यह जरूरत के अनुसार विभिन्न अमीनो अम्लों का कोशिका द्रव्य से राइबोसोम तक स्थानांतरण करता है। आगे यहाँ पे कोशिका में स्थिर कुल आरएनए का यह 10 से 15% होता है। और थर्ड में है यहाँ पे राइबोसोमल आरएनए। यह सबसे स्थिर प्रकृति का आरएनए है जो राइबोसोम से लगा रहता है। यह कोशिका में स्थित कुल आरएनए का 80% भाग होता है। तीनों प्रकार के आरएनए में यह सबसे अधिक समय तक क्रियाशील रहता है। अब देखिए प्रश्न संख्या 6 है, निम्नलिखित को परिभाषित करें। ए में है ट्रांसक्रिप्शन, बी में रेप्लिकेशन, इसे प्रतिकृति कहते हैं, और सी में ट्रांसक्रिप्शन इकाई, ठीक है। तो उत्तर ए में देख लीजिए, ट्रांसक्रिप्शन या अनुलेखन किसे कहते हैं। तो डीएनए की एक रज्जुक से आनुवांशिक सूचनाओं का आरएनए में प्रतिलिपिकरण करने की प्रक्रिया को अनुलेखन कहते हैं, ठीक है। आइए अब बी की तरफ चलते हैं हम सभी। यहाँ पे है प्रतिकृति, इसे रेप्लिकेशन कहते हैं। कलर चेंज कर लेते हैं। डीएनए के एक मूल रज्जुक से डीएनए के 2 प्रति के निर्माण की जैविक अभिक्रिया का प्रतिकृति कहते हैं, ठीक है। जैविक अभिक्रिया को प्रतिकृति कहते हैं। डीएनए प्रतिकृति सभी जीवों में होता है, ओके। सी में है अनुलेखन इकाई, इसे ट्रांसक्रिप्शन यूनिट कहते हैं। तो डीएनए में अनुलेखन इकाई के मुख्यतः 3 भाग होते हैं। पहला में है उन्नायक, इसे प्रोमोटर कहते हैं। दूसरा में है यहाँ पे संरचनात्मक जिन, और तीसरा में है समापक, ठीक है। प्रश्न संख्या 7 है, जिन अभिव्यक्ति पर नोट लिखे। उत्तर में हो जाएगा वह अभिक्रिया जिसमें कोशिका द्रव्य में राइबोसोम या एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम द्वारा प्रोटीन संश्लेषण हो। डीएनए से आरएनए अनुलेखन के बाद केंद्रक में जिन अभिव्यक्ति कहते हैं, ठीक है। अब देखिए प्रश्न संख्या 8 है, BAC तथा YAC पर नोट लिखे। उत्तर हो जाएगा BAC निरूपित करता है बैक्टीरियल आर्टिफिशियल क्रोमोसोम को, जबकि YAC निरूपित करता है ईस्ट आर्टिफिशियल क्रोमोसोम, ठीक है। अब देखिए प्रश्न संख्या 9 आता है यहाँ पे, मानव जीनोम परियोजना पर नोट लिखे। और ये क्वेश्चन के बहुत ज़्यादा चांसेस है कि आपके एग्जाम में आएंगे, ठीक है। उत्तर हो जाएगा यहाँ पे मानव जीनोम परियोजना एक अंतर्राष्ट्रीय शोध का प्रयास है जिसमें मानव के संपूर्ण जीनोम में डीएनए श्रृंखला का निर्धारण किया जाता है। आगे यहाँ पे इसमें करीब 3 गुना 10 के पावर 9 क्षार जोड़ा न्यूक्लियोटाइड श्रृंखला है जो आनुवांशिक सूचनाओं का विश्लेषण करता है। यह परियोजना डाटा विश्लेषण तथा संग्रहण में मददगार होता है भविष्य में शोध के लिए। अब देखिए प्रश्न संख्या 10 आता है यहाँ पे,
बायो इन्फॉर्मेटिक्स पर नोट लिखें। ये भी क्वेश्चन एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो बायो इन्फॉर्मेटिक्स क्या है? तो यह एक प्रकार वैज्ञानिक अनुपालन है जिसमें कंप्यूटर तकनीक के उपयोग द्वारा डीएनए तथा अमीनो अम्ल क्रम के जैविक डाटा का संग्रहण, भंडारण तथा विश्लेषण किया जाता है। प्रश्न संख्या 11 आता है, प्यूरिन एवं पाइरीमिडीन क्षार में क्या अंतर है? तो आप लोग नॉर्मल यहाँ तक आंसर लिख सकते हो, ये समझाने के लिए बताया गया है। ठीक है, अगर मन हो तो संरचना भी बना दीजिए, ऐसा कोई हर्जा नहीं होगा। उत्तर हो जाएगा प्यूरिन एवं पाइरीमिडीन नाइट्रोजनी क्षार युक्त रचना है। प्यूरिन बेस 2 प्रकार के होते हैं, एडेनिन तथा ग्वानिन, जबकि पाइरीमिडीन बेस 3 प्रकार के होते हैं, साइटोसिन, थाइमिन तथा यूरेसिल। अब देखिए यहाँ पे प्यूरिन एवं पाइरीमिडीन में अंतर, तो इस तरह से स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, आप लोग देख लीजिए, ये है एडेनिन और इसे कहते हैं ग्वानिन, प्यूरिन बेसिस है, और ये है स्ट्रक्चर यूरेसिल का, और ये है थाइमिन का, और ये है साइटोसिन का। ठीक है, यहाँ पे पिरिमिडीन बेसिस है। ठीक है, आइए अब चलते हैं आगे के प्रश्न की तरफ। क्या कह रहा है क्वेश्चन? प्रश्न संख्या 12 आता है, न्यूक्लिक अम्ल के विभिन्न घटकों का वर्णन करें। उत्तर हो जाएगा न्यूक्लिक अम्ल लंबी कड़ी के पॉलीन्यूक्लियोटाइड बहुलक से बना बृहद अणु है जिसके निम्नलिखित घटक है। तो कौन कौन से हैं? ए में शर्करा, 5 कार्बन से बने पेंटोज शर्करा 2 प्रकार के होते हैं। यहाँ पे है डिऑक्सीराइबोज शर्करा जो डीएनए में पाए जाते हैं तथा राइबोज शर्करा जो आरएनए में पाए जाते हैं। बी में यहाँ पे फॉस्फेट, यह फास्फोरिक अम्ल के रूप में होता है। सी में नाइट्रोजनी बेस, यह प्यूरिन तथा पाइरीमिडीन के रूप में होते हैं। प्यूरिन बेस 2 प्रकार के होते हैं। आगे है यहाँ पे एडेनिन तथा ग्वानिन, जबकि पाइरीमिडीन 3 प्रकार के होते हैं, साइटोसिन, थाइमिन तथा यूरेसिल। ठीक है, आगे है यहाँ पे न्यूक्लियोटाइड बनने में फॉस्फोरिक अम्ल एवं न्यूक्लियोसाइड का संघनन होता है एवं फास्फोडाइएस्टर बंध द्वारा यह संभव होता है। प्रश्न संख्या 13 आता है यहाँ पे, जो कि परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप लोग पेन कॉपी लेकर बैठे वहाँ पे उतार ले। ठीक है, ये केमिस्ट्री में भी क्वेश्चन आता है। ठीक है, और आपको बायो में भी क्वेश्चन पूछ सकता है, तो ये सभी एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं, तो आपको अच्छे से देखना है। यहाँ पे डीएनए और यहाँ पे आरएनए। तो डीएनए में यह मुख्यतः केंद्रक के गुणसूत्र में पाया जाता है और आरएनए जो होता है यह कोशिका द्रव्य तथा केंद्रक दोनों में पाया जाता है। ठीक है, आगे यहाँ पे इसका आकार दोहरी कुंडलिनी जैसा होता है तथा इसमें 2 पूरक पॉलीन्यूक्लियोटाइड के धागे होते हैं और इसका आकार एकल कुंडलिनी जैसा होता है एवं इसमें एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड होता है। आगे है यहाँ पे इसमें डिऑक्सीराइबोज शर्करा होती है और इसमें राइबोज शर्करा होता है। यह केवल एक प्रकार का होता है, यह 3 प्रकार का होता है। यह हमेशा आनुवांशिक सूचनाएं देता है। और आगे है यहाँ पे, यह मुख्यतः प्रोटीन संश्लेषण में भाग लेता है पर कभी कभी आनुवांशिक सूचनाएं भी देता है। ठीक है, एक लास्ट है, इसका आणविक भार बहुत अधिक होता है और इसका आणविक भार डीएनए की तुलना में बहुत कम होता है। तो ये डीएनए था। ठीक है, और ये हमारा आरएनए था। ठीक है, आइए अब चलते हैं, ये देख लीजिए, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ओके, अब देखिए प्रश्न संख्या 14 आता है, न्यूक्लियोसाइड तथा न्यूक्लियोटाइड में अंतर स्पष्ट करें। और ये क्वेश्चन 2016 के फाइनल बोर्ड एग्जाम में पूछे गए प्रश्न है। न्यूक्लियोसाइड पेंटोज शर्करा यानी कि राइबोस या डिऑक्सीराइबोस तथा किसी नाइट्रोजनी क्षार के मिलने से बना होता है। ये नाइट्रोजनी क्षार प्यूरिन या पाइरीमिडीन के रूप में रहता है। ठीक है, जबकि न्यूक्लियोटाइड बनने में फास्फोरिक अम्ल एवं न्यूक्लियोसाइड का संघनन होता है जो फास्फोडाइएस्टर बंधन के द्वारा संभव होता है। प्रश्न संख्या 15 आता है, बी डीएनए तथा जेड डीएनए में अंतर करें। तो ये सभी क्वेश्चन आते रहते हैं, तो इसे आप लोग अच्छे से देखेंगे। ये देखिए, बी डीएनए तथा जेड डीएनए में प्रमुख अंतर निम्नलिखित है। यहाँ पे देखिए, इस तरह से आप लोग लिख देंगे। फिर यहाँ पे है दायां वर्त घुमाव होता है और यहाँ पे बायां वर्त घुमाव होता है।
और इसमें शर्करा फॉस्फेट का नियमित आधार होता है और इसमें शर्करा फॉस्फेट का अनियमित आधार होता है। ठीक है, आगे आता है यहाँ पे प्रत्येक घुमाव में 10 आधार जोड़ा होता है और यहाँ पे प्रत्येक घुमाव में 12 आधार जोड़ा होता है और यहाँ पे ट्विस्ट का कोण 36 डिग्री होता है और यहाँ पे ट्विस्ट का कोण 30 डिग्री होता है। प्रत्येक घुमाव की कुल दूरी 34 एंगस्ट्रॉम होती है और यहाँ पे प्रत्येक घुमाव की कुल दूरी 45 एंगस्ट्रॉम होती है। और आगे यहाँ पे डीएनए अणु का व्यास 20 एंगस्ट्रॉम होता है और यहाँ पे डीएनए अणु का व्यास 18 एंगस्ट्रॉम होता है। आसपास वाली शर्करा अणुओं की दिशा एक जैसी होती है और यहाँ पे आसपास वाली शर्करा अणुओं की विपरीत दिशा होती है। आगे है यहाँ पे दो नज़दीकी नाइट्रोजन क्षार जोड़ा के बीच की दूरी 3.4 एंगस्ट्रॉम होती है। दो नज़दीकी नाइट्रोजन क्षार जोड़ा के बीच की दूरी 3.7 एंगस्ट्रॉम होती है। ठीक है, प्रश्न संख्या 16 आता है यहाँ पे डीएनए के कार्यों का वर्णन करें। उत्तर हो जाएगा यहाँ पे डीएनए के कार्य निम्नलिखित है। पहला में है यहाँ पे ये जीन के रूप में पैतृक गुणों का संचरण पीढ़ी दर पीढ़ी करते हैं। सेकेंड में आता है यहाँ पे डीएनए प्रोटीन संश्लेषण के मुख्य संचालक है क्योंकि इस क्रिया में प्रयुक्त होने वाले विभिन्न आरएनए एवं एंजाइम्स का निर्माण डीएनए से ही होता है। और थर्ड में आता है यहाँ पे आणविक स्तर पर डीएनए में उत्परिवर्तन द्वारा पौधों की उन्नत रोग प्रतिरोधी एवं अधिक उपज वाली प्रजातियाँ तैयार की जाती है। प्रश्न संख्या 17 आता है यहाँ पे जो कि परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण है। यूक्रोमेटिन तथा हेट्रोक्रोमेटिन में अंतर है, क्या है? तो हो जाएगा एक प्रारूपिक केंद्रक में कुछ जगहों पर क्रोमेटिन ढीले ढाले बंधे होते हैं जिसे यूक्रोमेटिन कहते हैं, जबकि क्रोमेटिन जो काफ़ी अच्छे ढंग से बंधे होते हैं वह गाढ़े रंग के दिखाई पड़ते हैं उसे हेट्रोक्रोमेटिन कहते हैं। आइए चलते प्रश्न संख्या 18 है चारगाव्स के नियम को बताएं। तो क्या हो जाएगा? तो उत्तर हो जाएगा यहाँ पे एरविन चारगाव्स। ठीक है, 1950 में इनका जन्म हुआ था। डीएनए के क्षार एवं अन्य कंटेंट्स के आधार पर सर्वेक्षण किया। ठीक है, सर्वेक्षण किया जिसे चारगाव का रूल कहा जाता है। इसके मुताबिक यहाँ पे है प्यूरिन एवं पैरिमिडिन क्षार जोड़ों की मात्रा बराबर होती है अर्थात एडेनिन प्लस ग्वानिन बराबर, ध्यान देंगे, थाइमिन प्लस साइटोसिन ए प्लस जी, ध्यान देंगे ये फॉर्मूला। ठीक है, ए प्लस जी बराबर होता है टी प्लस सी और ए प्लस जी बट्टा टी प्लस सी बराबर 1। ठीक है, और बी में यहाँ पे एडेनिन का मोलर अमाउंट हमेशा थाइमिन के मोलर अमाउंट के बराबर होता है। इसी प्रकार ग्वानिन एवं साइटोसिन भी। अब देखिए सी में यहाँ पे ए प्लस टी बटा जी प्लस सी का अनुपात किसी स्पीशीज के लिए स्थिर होता है। तो देखिए सी हो चुका है। ओके, अब ये क्वेश्चन का एंड हो गया। अब आइए प्रश्न संख्या 19 की तरफ चलते हैं। यहाँ पे mRNA तथा rRNA में अंतर करें। तो इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में पूछ दिए जाते हैं। ठीक है, तो देखिए उत्तर हो जाएगा mRNA डीएनए से संश्लेषित होकर कोशिका द्रव्य में आकर राइबोसोम से जुड़ जाता है। ठीक है, चूँकि यह डीएनए की आनुवांशिक सूचनाओं को ढोता है अतः इसे संदेशवाहक आरएनए कहते हैं। rRNA राइबोसोम से लगा रहता है तथा कुल आरएनए का 80% भाग है यह प्रोटीन संश्लेषण के लिए जगह प्रदान करता है। प्रश्न संख्या 20 आता है यहाँ पे आरएनए के कार्यों का वर्णन करें। उत्तर हो जाएगा आरएनए एक प्राइमर है जो डीएनए के रेप्लिकेशन के लिए आवश्यक है। दूसरा में आता है यहाँ पे राइबोसोम का निर्माण rRNA पर होता है। तीसरा में है यह आनुवांशिक कोड को एक्सप्रेस करता है। 4 में snRNA द्वारा RNA का प्रोसेसिंग होता है। 5 में है scRNAS द्वारा यहाँ पे पॉलीपेप्टाइड का प्रोसेसिंग होता है। 6 में है RNA एंजाइम जैसा कार्य करता है जैसे राइबोजोइम एवं राइबोन्यूक्लियेज पी। ठीक है, प्रश्न संख्या 21 है सेंट्रल डोग्मा क्या है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। तो उत्तर हो जाएगा सेंट्रल डोग्मा में आनुवांशिक सूचना का प्रवाह डीएनए से mRNA की ओर ट्रांसक्रिप्शन द्वारा होता है। फिर इस सूचना का प्रवाह mRNA से
पॉलीपेप्टाइड चेन के निर्माण में ट्रांसलेशन द्वारा होता है। तो यहाँ पे है डीएनए ट्रांसक्रिप्शन, एमआरएनए ट्रांसलेशन, और यहाँ पे है पॉलीपेप्टाइड प्रोटीन, और यहाँ पे रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। दूसरे शब्दों में कहें तो कहा जा सकता है कि 4 अक्षर डीएनए की भाषा का ट्रांसक्रिप्शन द्वारा 4 अक्षर एमआरएनए को भेजा जाता है, फिर इसे 20 अक्षर वाले भाषा में ट्रांसलेशन कर प्रोटीन संश्लेषण कराया जाता है। सेंट्रल हठधर्मिता अवधारणा को क्रिक ने 1958 में उन्नत किया था। वह डीएनए से आरएनए और फिर प्रोटीन के लिए सूचना के यूनिडायरेक्शनल प्रवाह का प्रस्ताव करता है। प्रश्न संख्या 22 आता है, प्रतिकरण एवं प्रतिलेखन में क्या अंतर है? उत्तर हो जाएगा, प्रतिकरण को द्विगुणन भी कहते हैं। इसमें डीएनए के अणु की ठीक प्रतिलिपि यानी कि कॉपी टेम्पलेट विधि द्वारा तैयार होती है, जबकि प्रतिलेखन में आनुवांशिक सूचनाओं का डीएनए से एमआरएनए में स्थानांतरण इस चरण में होता है। अब देखिए प्रश्न संख्या 23 आता है, नियंत्रक एवं ऑपरेटर जिन में विभेद करें। उत्तर हो जाएगा, इस प्रकार के जिन से ऐसे प्रोटीन का संश्लेषण होता है जो या तो सक्रिय अवरोधक यानी कि रिप्रेशर या निष्क्रिय यानी कि एप्रेशर होते हैं। नियंत्रक जिन को सामान्यतः निरोधक जिन यानी कि इनहिबिटर जिन कहते हैं। ऑपरेटर जिन प्रथम संरचनात्मक जिन के ठीक बगल में रहता है। यह या तो नियंत्रक से जुड़कर ट्रांसक्रिप्शन की क्रिया शुरू करने में मदद करता है या रिप्रेशर प्रोटीन से मिलकर इस क्रिया को शुरू नहीं होने देता है। ठीक है, प्रश्न संख्या 24 आता है यहाँ पे, ऑपरेटर जिन पर नोट लिखे। तो नोट लिखने पर भी क्वेश्चन पूछ दिए जाते हैं, तो ये भी एग्जाम के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है, तो इसे आप लोग अच्छे से देखेंगे। ठीक है, यहाँ पे है, यह प्रथम संरचनात्मक जिन के ठीक बगल में रहता है। यह या तो नियंत्रक अणु से जुड़कर ट्रांसक्रिप्शन की क्रिया शुरू करने में मदद करता है या रिप्रेशर प्रोटीन से मिलकर इस क्रिया को शुरू नहीं होने देता है। इस स्थिति में एंजाइम आरएनए पॉलीमरेज के मार्ग में यह अवरोधक का कार्य करता है। ऑपरेटर जिन एवं अन्य संबंधित जिनों के समूह को ही यहाँ पे ऑपरेरॉन्स कहते हैं। ठीक है, ये बात आपको याद रखनी है। प्रश्न संख्या यहाँ पे 25 आता है, घातक जिन क्या है? तो इसे आप लोग अच्छे से देखेंगे। ठीक है, तो उत्तर में लिखेंगे, घातक जिन वैसे जिन है जो यदि किसी होमोजाइगस डोमिनेंट या रिसेसिव रूप में मौजूद हो तो वे जीव को मार देते हैं। अन्य जीनों की तरह ये भी डोमिनेंट या रिसेसिव होते हैं। सामान्य अवस्था में डोमिनेंट लिथल जीन किसी पॉपुलेशन में मौजूद नहीं होते हैं क्योंकि इससे हेट्रोजाइगस अवस्था में व्यक्ति की मौत हो जाती है। हालांकि ऐसे लिथरल जीन सामान्य जीन द्वारा ढका रहता है जिसे प्रायः इसके प्रभाव का पता नहीं चल पाता। अब देखिए प्रश्न संख्या 26 है, वेरिएबल नंबर ऑफ टेंडेम रिपीट से क्या समझते हैं? उत्तर हो जाएगा VNTR। ध्यान देंगे, कभी कभी ऑब्जेक्टिव में भी पूछ लिए जाते हैं कि VNTR का फुल फॉर्म क्या होता है, तो यहाँ पे आप लोग देख लेंगे, वेरिएबल नंबर ऑफ टेंडेम, यहाँ पे टेंडेम रिपीट। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा VNTR अनुषंगी डीएनए की श्रेणी से संबंधित है, इसलिए इसे लघु अनुषंगी यानी कि मिनी सैटेलाइट कहते हैं। इसमें एक छोटा डीएनए अनुक्रम बहुरूपीय संख्या में अनुबंधीय व्यवस्थित होता है। किसी व्यक्ति के एक गुणसूत्र से दूसरे गुणसूत्र की संख्या में विभिन्नता मिलती है। पुनरावृत्तों की संख्या में बहुत उच्च श्रेणी की बहुरूपता मिलती है, जिसके फलस्वरूप VNTR के आकार परिवर्तित होते रहते हैं। अब देखिए प्रश्न संख्या 27 आता है, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग पर नोट लिखें। उत्तर हो जाएगा, मानव डीएनए में पाए जाने वाले क्षार अनुक्रम लगभग समान होते हैं। मनुष्य के जीनोम में 3 × 10⁻9 क्षार के जोड़े पाए जाते हैं। दोनों मनुष्य को डीएनए अनुक्रमों का तुलनात्मक अध्ययन करने के लिए डीएनए फिंगरप्रिंटिंग एक अच्छी विधि है। इसमें डीएनए अनुक्रम में अवस्थित पुनरावृत्ति डीएनए का उपयोग किया जाता है। ये डीएनए के छोटे खंड कई बार पुनरावृत्त होते हैं। प्रश्न संख्या 28 है, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के उपयोग पर नोट लिखें। उत्तर में हो जाएगा, आज के सामाजिक और सांसारिक परिस्थितियों में फिंगरप्रिंटिंग की प्रक्रिया विज्ञान की एक अद्भुत व उपयोगी देन है। इस विधि में डीएनए अनुक्रम में अवस्थित पुनरावृत्ति डीएनए का उपयोग किया जाता है। इस विधि का उपयोग कई तरह के उलझनों को
सुलझाने में किया जाता है। जैसे पहला में है फॉरेंसिक प्रयोगशाला में अपराधियों को पहचानने में, दूसरा में है संदिग्ध माता पिता के बच्चे की डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के आधार पर सही माता पिता की जानकारी प्राप्त की जा सकती है, तीसरा में है न्यायालय में पैतृक निर्धारण के मामले में इसका उपयोग किया जाता है। आइए चलते हैं, प्रश्न संख्या 29 आता है, सिस्ट्रॉन पर नोट लिखें। तो उत्तर हो जाएगा जिन की क्रियात्मक इकाई जो प्रोटीन संश्लेषण को निर्देशित करती है को सिस्ट्रॉन कहते हैं। कोशिकाओं की क्रियाशीलता पर जीनों की सक्रियता निर्भर करती है। एक ही समय में अलग अलग कोशिकाओं में भिन्न भिन्न जीन सक्रिय होते हैं। एक कोशिका में उपस्थित जीनों में करीब 10% ही सक्रिय रहते हैं। ठीक है। प्रश्न संख्या 30 आता है, ट्रांसपोसोन्स या जंपिंग जीन किसे कहते हैं। तो ट्रांसपोसोन्स या जंपिंग जीन, तो ये भी इम्पॉर्टेंट है परीक्षा के दृष्टिकोण से, तो इसे भी आप लोग अच्छे से देखें। उत्तर हो जाएगा वैसे जीन जो अपना स्थान बदलते रहते हैं को जंपिंग जीन या ट्रांसपोसोन्स कहते हैं। ठीक है। जीवों की वृद्धि के अनुसार कुछ जीनों की क्रियाशीलता बढ़ती है एवं कुछ की कमी होती है या बंद हो जाती है। ठीक है। इसलिए जीनों की क्रियाशीलता को नियंत्रित करने के लिए जिस जीन की जब जरूरत होती है उसे सक्रिय बना दिए जाते हैं तथा कार्य संपन्न हो जाने के बाद निष्क्रिय अवस्था में वे कोशिका के अंदर मौजूद रहते हैं। ठीक है। तो आइए अब चलते हैं प्रश्न संख्या 31 की तरफ। क्वेश्चन क्या कह रहा है, यहाँ पे है एक्सॉन एवं इंट्रॉन क्या है। तो ये भी क्वेश्चन एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो इसे भी आप लोग अच्छे से देखें। ठीक है। तो उत्तर हो जाएगा सुकेंद्रकी यानी कि यूकैरियोट्स कहते हैं कि कोशिकाओं में पाए जाने वाले जीनों में छोटे छोटे खंड बने होते हैं जो एकांतर क्रम में व्यवस्थित रहते हैं। इन एकांतर क्रमों को एक्सॉन्स एवं इंट्रॉन्स कहते हैं। एक्सॉन में प्रोटीन संश्लेषण के लिए आवश्यक नाइट्रोजनी क्षारों का कोडिंग क्रम रहता है, जबकि इंट्रॉन्स में नॉन कोडिंग क्रम पाए जाते हैं। इस प्रकार यूकैरियोटिक जीन में प्रोटीन संश्लेषण के लिए आवश्यक सूचना सतत यानी कि कंटिन्यूअस न होकर असतत होती है, अतः इसे विखंडित जीन यानी कि स्प्लिट जीन भी कहते हैं। अब देखिए प्रश्न संख्या 32 आता है, निम्नलिखित के कार्यों का वर्णन एक या दो पंक्तियों में करें। तो क में है उन्नायक, इसे प्रोमोटर कहते हैं। ख में है अंतरण, इसे tRNA कहते हैं। ग में एक्सॉन, इसे एक्सॉन कहते हैं। ठीक है। तो क में है यहाँ पे उन्नायक प्रमोटर, ये संरचनात्मक जीन के यहाँ पे 5 डैश छोर पर स्थित होता है जिसे आरएनए पॉलीमरेज जोड़ता है। ख में है यहाँ पे tRNA, यह विशिष्ट एमिनो अम्ल को अपने एक किनारे से जोड़ता है। वह mRNA पर स्थित कूट से अपने एंटीकोडॉन के बीच हाइड्रोजन बंध बनाकर युग्मित होता है। अब ग में आता है यहाँ पे एक्सॉन। एक्सॉन वह अनुक्रम है जो परिपक्व व संसाधित आरएनए में मिलते हैं। प्रश्न संख्या 33 है, टेम्पलेट तथा कोडिंग स्ट्रैंड पर नोट लिखें। उत्तर हो जाएगा टेम्पलेट स्ट्रैंड डीएनए का वह स्ट्रैंड है जो अनुक्षेपण यानी कि ट्रांसक्रिप्शन में भाग लेता है। 3 डैश से यहाँ पे 5 डैश जो बोले की तरफ न्यूक्लियोटाइड श्रृंखला mRNA में मौजूद पूरक स्ट्रैंड की तरह होता है। ठीक है। आगे यहाँ पे कोडिंग स्ट्रैंड अनुक्षेपण जिसे ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं में भाग नहीं ले पाता है। इसकी पोलैरिटी 5 डैश से 3 डैश की तरफ होता है। न्यूक्लियोटाइड श्रृंखला mRNA के स्ट्रैंड जैसा होता है, अपवाद के रूप में U के बदले T। ठीक है। अब देखिए प्रश्न संख्या 34 आता है, प्रारंभन एवं समापन कोडॉन का वर्णन करें। तो उत्तर हो जाएगा यहाँ पे अधिकांश प्रोटीन या पॉलीपेप्टाइड में प्रथम अमीनो अम्ल मेथियोनीन होता है तथा mRNA पर इसके लिए AUG या कभी कभी GUG यहाँ पे बैक्टीरिया में कोडॉन रहते हैं। ठीक है। यहाँ पे कभी कभी होगा, गलती से मिसप्रिंट हो जाता है टाइपिंग। ठीक है। चेन बनने के पहले मेथियोनीन का यहाँ पे फॉर्मोइलेटेड होना आवश्यक होता है। वैसे कोडॉन जो पॉलीपेप्टाइड चेन बनाने की प्रक्रिया शुरू करता है उसे चेन प्रारंभन कोडॉन यानी कि AUG कहते हैं। आगे यहाँ पे परंतु 64 कोडॉनों में
3 कोडोन UAA, UAG एवं UGA ऐसे होते हैं जो पॉलीपेप्टाइड चेन के समापन का संकेत देते हैं। इसे चेन समापन कोडोन कहते हैं। चूँकि ये किसी अमीनो अम्ल का संकेत वाहक नहीं होते हैं, अतः उन्हें नॉनसेंस कोडोन यानी कि कहते हैं। ओके, mRNA में ये जहाँ रहते हैं पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला बनने की क्रिया वहाँ रोक देते हैं। आइए चलते हैं प्रश्न संख्या 35 की तरफ। क्वेश्चन क्या कह रहा है, tRNA को एडेप्टर क्यों कहा जाता है। ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है अब, ठीक है, 3-4 क्वेश्चन और हैं। तो उत्तर हो जाएगा एक तरफ tRNA अपने एंटीकोडोन द्वारा आनुवांशिक कोड को पढ़ता है, जबकि दूसरी तरफ 3' छोड़ की ओर, यहाँ पे छोर है की ओर यह विशेष अमीनो अम्ल से बंध जाता है। साथ ही अमीनो अम्ल का स्थानांतरण पॉलीपेप्टाइड्स के संश्लेषण के लिए राइबोसोम पर करता है। प्रश्न संख्या 36 आता है, आरंभिक कोडोन क्या है, वर्णन करें। और ये क्वेश्चन एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण है और ये 2013 के फाइनल बोर्ड एग्जाम में भी पूछे गए प्रश्न है। यहाँ पे है आरंभिक कोडोन पॉलीपेप्टाइड संश्लेषण के लिए शुरुआती संकेत है। आगे यहाँ पे इसका शुरुआती संकेत 2 कोडोन द्वारा होता है, सामान्यतः AUG या मिथियोनिन कोडोन और विरले GUG या वेलिन कोडोन इसके दोहरे कार्य हैं। अब आइए चलते हैं प्रश्न संख्या 37 आता है, वोवल हाइपोथेसिस क्या है। तो उत्तर में हो जाएगा यहाँ पे वोवल हाइपोथेसिस का प्रतिपादन क्रिक द्वारा किया गया था, जिसके अनुसार RNA कोडोन में 5' से छोर पर वोवल करने की सामर्थ्य होती है। mRNA कोडोन के अपूरक क्षार होने के बावजूद भी परिणामतः tRNA एक से अधिक कोडोन द्वारा जुड़े हो सकते हैं। यह तीसरे डिजेनरेट कोडोन क्षार के कोरस्पॉन्डिंग होता है। ठीक है, महत्व की बात करें तो वोवल हाइपोथेसिस पॉलीपेप्टाइड संश्लेषण के लिए आवश्यक tRNA की संख्या को कम करता है। यह कोड की डिजेनरेसी को ओवरकम करता है। 38 आता है यहाँ पे, पेप्टाइड बंधन के निर्माण में राइबोसोम की भूमिका का वर्णन करें। किस प्रकार ATP इसे संपन्न करता है। तो देखिए इसका आंसर, जैसे ही राइबोसोम की छोटी उप इकाई mRNA के साथ यहाँ पे इनकाउंटर करता है, प्रोटीन संश्लेषण के लिए mRNA का ट्रांसलेशन शुरू हो जाता है। बड़ी उप इकाई में क्रमिक अमीनो अम्ल के बंधन के लिए 2 जगह होते हैं जो एक दूसरे के करीब होता है तथा सक्षम होता है। पेप्टाइड बंधन के निर्माण के लिए राइबोसोम बैक्टीरिया में उत्प्रेरक का भी कार्य करता है, बराबर 23 sRNA, जिससे इसे राइबोसोम कहते हैं, राइबोजाइम कहते हैं। और पेप्टाइड बंधन के निर्माण में ऊर्जा की जरूरत पड़ती है, अतः प्रथम अवस्था में ATP की उपस्थिति में अमीनो अम्ल सक्रिय होता है तथा कोग्नेट tRNA के साथ लिंक्ड हो जाता है। इस प्रक्रिया को tRNA का यहाँ पे चार्जिंग कहते हैं, अर्थात tRNA का यहाँ पे एमिनो एसिलेशन। ओके, प्रश्न संख्या 39 है जो कि लास्ट है, इसके बाद वीडियो को एंड करने वाले हैं। नियंत्रक जिन पर नोट लिखें। और ये सभी क्वेश्चन एग्जाम में आते रहते हैं नोट लिखने का, तो आपको सभी देख के जाना है एक बार और एग्जाम में अच्छे से क्वेश्चन करके आना है। तो देखिए क्या है, इस प्रकार के जिन से ऐसे प्रोटीन का संश्लेषण होता है जो या तो सक्रिय अवरोधक यानी कि रिप्रेशर या निष्क्रिय यानी कि एपोप्रेशर होते हैं। नियंत्रक जिन को सामान्यतः निरोधक जिन यानी कि इनहिबिटर जिन कहते हैं। ठीक है, सो आई होप आप सभी को वीडियो अच्छा लगा होगा, तो लाइक कर दें। चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप सभी तक पहुंच सके। ठीक है, अगर आप लोग प्लेलिस्ट विजिट नहीं किए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक आपको प्रोवाइड करा दिया जाएगा, वहां से आप लोग विजिट कर सकते हैं या फिर चैनल के प्लेलिस्ट से भी जाके देख सकते हैं। ठीक है, अगर आपको PDF नोट्स प्राप्त करना है, ठीक है, क्लास 12 का फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी या हिंदी, इंग्लिश का और या मैथ का, तो आप लोग सिंपली टेलीग्राम पे जाएंगे और चैनल का नेम सर्च करेंगे तैयारी एग्जाम की 12th ग्रुप। जैसे ही सर्च करेंगे हमारे चैनल का लोगो आ जाएगा, क्लिक करके ज्वाइन कर लेंगे। वहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट पहले से जुड़े हुए हैं, वहाँ से आप लोग पढ़ के एग्जाम में बहुत ही अच्छा अंक प्राप्त कर सकते हैं। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ नाइस डे।